दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वाराणसी भारत की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक नगरी है। इसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं में इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा गया है। गंगा नदी इस प्राचीन नगरी को छूकर बहती है और यहीं पर मौजूद है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। जाहिर सी बात है कि इस संस्थान में सब्जियों पर अनुसंधान किए जाते हैं। पिछले 20 सालों से भिंडी अनुसंधान के क्षेत्र में इस संस्थान में शानदार काम किया गया है और कई तरह की रोगरोधी किस्में विकसित की गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज बात करते हैं भिंडी के बारे में। भिंडी एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसमें फूल उभयलिंगी होते हैं। शाकीय ऐसे पौधे कहलाते हैं जिनके तने हरे और कोमल हों और जिनमें काष्ठीय ऊपद की कमी होती हो, जबकि उभयलिंगी का मतलब ऐसे फूल हैं जिनमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हों। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भिंडी की उत्पत्ति का स्थान दक्षिण अफ्रीका या फिर एशिया हो सकता है। अफ्रीका में इसकी खेती अमेरिका की खोज से भी पहले से होती आ रही है। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि भिंडी भारतीय मूल की भी हो सकती है। इसके पीछे दलील ये है कि यहाँ ये जंगली रूप में आज भी उग रही है। भारत में अलग अलग जगहों पर भिंडी के नाम भी अलग अलग हैं। कहीं इसे राम तुरई, कहीं रमकेलिया, कहीं भेंडी तो कहीं भिंडा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, जहां भिंडी पर जबरदस्त काम हो रहा है। डॉक्टर प्रदीप कर्मकार यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। संस्थान में भिंडी के अनुवांशिक उन्नयन पर एक कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर प्रदीप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आज के टाइम में भिंडी में ये भी दिखा जा रहे हैं कि भिंडी भारतवर्ष में हम लोग पहले स्थान में हैं, तो अदर जो स्टेट है वहाँ भी हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट का भिंडी का भी क्वालिटी निर्धारण करना है, उसका भी लिए हम लोग का एक खास वैरायटीज़ कैसे बने उसके ऊपर भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें शोध कर रहे हैं। और भिंडी से आज के टाइम में प्रोसेसिंग भी हो रहा है, जैसे इससे चिप्स भी बन सकते हैं। तो चिप्स बनाने के लिए भी हम लोगों का जो प्रोसेसिंग वैज्ञानिक है यहाँ, उन लोग का भिंडी से कैसे आपका चिप्स बन पाए, इस ये छोड़ के भिंडी का बीज से जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का भी यूज करके हम लोग जैसे होए प्रोटीन बनते हैं, इस टाइप का हम लोग भिंडी का भी हम लोग सीड से ड्रिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों का संस्थान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये आप एक पब्लिक संस्थान होने के नाते हम लोगों के पास काफ़ी सारी जनन द्रव्य हम लोग संरक्षण करते हैं। लगभग आपको 800 एक्सेसन के आसपास हम लोग के पास जनन द्रव्य है। इसमें हम लोग जंगली प्रजातियां को भी हम लोग संरक्षण करते हैं, क्योंकि जंगली प्रजातियां आपका जो कीट और बीमारी के जो रेजिस्टेंस सोर्स होता है उससे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। भिंडी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की सब्जी है।
यानी इसकी खेती विश्व के गर्म इलाकों में की जाती है। जहाँ तक भारत की बात है तो यहाँ के मैदानी हिस्सों में ये प्रमुख सब्जी है। खास तौर से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम के किसान इसे काफी मात्रा में उगाते हैं। इसके हरे नर्म फल सब्जी और सूप के रूप में इस्तेमाल होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन का अच्छा स्रोत होने की वजह से ये सेहत के लिए भी लाभकारी है। प्रति 100 ग्राम भिंडी से आपके शरीर को 35 कैलोरी प्राप्त होती है। भिंडी के बीजों को भूनने के बाद पीसकर एक पेय बनाया जाता है, जिसे कहवे के स्थान पर पी सकते हैं। इतना ही नहीं, भिंडी का पौधा भी कम उपयोगी नहीं है। इससे कागज उद्योग के लिए रेशा प्राप्त किया जा सकता है। कुछ स्थानों पर पौधे की जड़ों और तने को पानी में भिगो कर रखते हैं, फिर उससे प्राप्त रस का उपयोग गुड़ और शक्कर साफ करने में किया जाता है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान पिछले 20 साल से भिंडी पर अनुसंधान कर रहा है। अनुसंधान का उद्देश्य है खासतौर से उन्नत किस्में विकसित करना। ऐसी किस्में जो अलग अलग जलवायु क्षेत्र के अनुकूल हो, जिसमें बीमारियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता हो और जिनका आकर्षक रंग हो, ताकि बाजार में बेहतर भाव मिल सके। अच्छी फसल के लिए सबसे जरूरी है बीज। जो बीज आप बो रहे हैं, अगर वो अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज देने वाला, कीट और बीमारियों से सुरक्षित है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील है, तो अच्छी कमाई की संभावना है। और अगर बीज में ये गुण नहीं है तो फिर नुकसान हो सकता है। भिंडी में कीट और बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा रहता है, बल्कि कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देती हैं और किसान के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान पिछले 20 साल से उन्नत किस्मों को लेकर नए-नए अनुसंधान कर रहा है। इस दौरान यहाँ लगभग 15 किस्में विकसित की जा चुकी हैं। भिंडी में प्रमुख समस्याएं 2 आपका विषाणुजनित बीमारियां होता है। एक तो आपका नाम है पित्तशिरा मोजाइक और एक एनेसेन लीफकाल, जिसको गुरछा रोग के नाम में भी जाना जाता है, और ये 2 आपका सफ़ेद कुट्टी से फैलता है। ये 2 बीमारियों के ऊपर कैसे हम लोग साइंसियल वेराइटीज़ डेवलप करें, इसके ऊपर हम लोग निरंतर शोध कर रहा हूँ। और आज से 15 साल पहले अपने संस्थान में इस जो विषाणुजनित बीमारियां है उससे संबंधित जो सहनशील वेराइटीज़ है, काशी प्रगति, काशी क्रांति के नाम पे हम लोग डेवलप किए थे। उसके बाद भी हम लोग संस्थान में बहुत सारी किस्में हैं जो वायरस से सहनशीलता है। इस कड़ी में आपका काशी विभूति है, काशी वरदान है, काशी भैरव हाइब्रिड भी है। उसके बाद अपने संस्थान से काशी चमन, काशी लालिमा का भी हम लोग विकास किए हैं। और ये भी हाल ही में 2024 में अपने संस्थान से 3 नए किस्में जो वायरस से सहनशील है, वो 3 किस्में हैं आपका काशी सहिष्णु, काशी पराक्रम एंड काशी उत्कर्ष। हम लोगों का जो काशी सहिष्णु वेराइटीज़ है, काशी सहिष्णु जो सब्जी के लिए जोन 4 जैसे आपका बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब इस क्षेत्र में आते हैं, इसके लिए हम लोग काशी सहिष्णु का विकसित किया है और ये CBRC से नोटिफाइड भी हो गया है। और इसको हम लोग कमर्शियलाइजेशन भी कर रहे हैं, इसका सीड प्रोडक्शन भी स्टार्ट हुआ है। इसी कड़ी में और एक नया वैरायटी जो जोन 6 के लिए है, जैसे आपका दिल्ली, हरियाणा, आपका राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, इसके लिए एक वैरायटीज़ हम लोग का यहाँ से मुक्त परागित नोटिफाइड हुआ है, उसका नाम काशी पराक्रम है। और काशी पराक्रम में भी आपका गुरछा रोग और जो पित्तशिरा मोजाइक बीमारी है उससे सहनशीलता है। इस कड़ी में हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए खास करके एक वैरायटी विमोचित किए हैं जिसके नाम काशी उत्कर्ष है। काशी उत्कर्ष में भी आपका जो प्रमुख बीमारियां जैसे आपका एनेसेन लीफकाल हो गया, आपका YBMB हो गया, इससे भी इसमें सहनशीलता है। ये छोड़ के भी इससे हम लोग का
और एक चीज़ ध्यान में रखते हैं जब वैरायटीज़ बनाते हैं, किसान चाहते हैं कि ये तोड़ने में आसान हो। ये जो नया तीनों किस्में हैं, तीनों किस्में में फल तोड़ने में बहुत ही आसान है। आप देखेंगे तो जैसे फल आपका एक ही बार बेंडिंग करने से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, और इसमें आसान होना बहुत ही ज़रूरी है। एक इस ट्रेट को भी हम लोग रखें, ये छोड़ के भी आपका जो फली का क्वालिटी होना चाहिए, एक डार्क ग्रीन कलर का होना चाहिए और ये यूनिफॉर्म डार्क ग्रीन कलर का होना चाहिए। बीज बाहर से दिखाई नहीं देना चाहिए। ये सब चीज़ इन तीनों वेराइटीज़ में है। और भिंडी की बहुत सी प्रजातियों का डंठल काफी सख्त होता है। ऐसी किस्मों की तुड़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे किसान वैज्ञानिकों से ऐसी प्रजातियों के विकास की उम्मीद करते हैं जिनसे फलों को आसानी से तोड़ा जा सके। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने कुछ किस्में विकसित की हैं, जिनका डंठल एक ही बार के मोड़ने पर आसानी से टूट जाता है। इन किस्मों में फलों की सुंदरता का भी ध्यान रखा गया है, खासकर रंग का। यहाँ से विकसित कई प्रजातियों का रंग गहरा हरा है और उनमें बीजों के उभार बाहर से दिखाई नहीं देते। ऐसी प्रजातियों की बाजार में अच्छी मांग है और वो ज्यादा कीमत पर बिकती हैं। इस वैरायटीज को हम लोग गर्मी के मौसम में जैसे फरवरी में इसको बो सकते हैं, और बरसात के लिए हम लोग इसको जून जुलाई में भी बो सकते हैं। लेट खरीफ के लिए हम लोग अगस्त तक बो सकते हैं। इस इंडो गंजेटिक प्लेन में जब हम लोग लेट खरीफ में बोएंगे तो हम लोगों को जाड़े में दिसंबर तक इसमें हम लोग फल ले सकते हैं। भिंडी में एक समस्या कुट्टी की भी आती है। गर्मी के मौसम में जब तापमान अधिक होता है तो इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। ये दो तरह की होती है, सफेद कुट्टी और रही कुट्टी। वाराणसी का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इससे बचने वाली प्रजातियां भी विकसित कर रहा है। फिलहाल संस्थान में इस पर शोध चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही उपयुक्त किस्में विकसित कर ली जाएंगी। जानकारियों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल कृषि विशेष कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें हमारे साथ। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले एक साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। भिंडी में सबसे खतरनाक बीमारियां विषाणु जनित होती हैं। कई बार इसका प्रकोप इतना ज्यादा होता है कि पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इनसे बचने के लिए किसान दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी फसल लागत बढ़ जाती है और फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। विषाणुओं से होने वाली दो सबसे प्रमुख समस्याओं में पहली है पीत शिरा मोज़ेक और दूसरी एनेसल लीफ कर्ल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पीत शिरा मोज़ेक में पत्तियों का सिरा पीला पड़ जाता है, जिससे पौधे में फूल बनने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। अगर फूल ही नहीं बनेंगे तो फल भी नहीं आ पाएंगे। पीत शिरा मोज़ेक होने पर अगर थोड़े बहुत फूल बनते भी हैं तो फलों का रंग पीलापन लिए होगा। ऐसी भिंडी को बाजार में खरीदार
मुश्किल से ही मिल पाते हैं। दूसरी ओर लीफ कर्ल में पत्तियां मुड़कर कप जैसी हो जाती है। किसान भाइयों, जो हम गुरछा बीमारी आप लोगों को बता रहे थे, जिसको हम लोग एनेशियन लीफ कर्ल वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं, ये है ये गुरछा रोग का प्रभाव। आप देख सकते हैं जब कोई वैरायटीज आप बोते हैं जिसमें सहनशीलता नहीं होगा तो ये बीमारी लगेंगे तो आपका क्रॉप में इसी टाइप का सिम्टम आएंगे और आपका बहुत ही नुकसान हो सकते हैं। आप देखिए इसमें ये आपका 75 दिन का फसल है, लेकिन ये बीमारी लगने के वजह से इसमें एक भी फूल फल अभी तक नहीं आया है और जो भी फल आ रहा है उसका गुणवत्ता भी अच्छा नहीं है। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी वैरायटीज आप बोए उसमें एनेशियन लीफ कर्ल का रेजिस्टेंस या टॉलरेंस जरूर हो। कोई भी किस्म चुनने से पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उसे किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। जब भी आप भिंडी बो रहे हो तो ये सुनिश्चित कर लें कि बीज की प्रजाति आपके क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों को सहन करने वाली हो। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने काशी सहिष्णु नाम से एक किस्म तैयार की है जो विषाणु जनित दोनों बीमारियों से सुरक्षित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से इस साल जो एक अधुसूचित वैरायटीज काशी सहिष्णु है, इसको जोन 4 के लिए हम लोग नोटिफाइड कराए हैं। और इस वैरायटीज का खासियत है, आप देख सकते हैं इसमें जो दो अहम बीमारियां है, आपका पित्तशिरा मोजाइक एवं एनेशियन लीफ कर्ल, ये दोनों बीमारी से ये सहनशील है। एवं इससे और एक जो अच्छे कैरेक्टर है, आप देख सकते हैं कुट्टी से भी इसका प्रॉब्लम थोड़ा कम है और इससे आप फल जो है इसका फल तोड़ने में भी ये काफ़ी आसान होता है। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु जोन हैं। जोन 4 के अंतर्गत मध्य गंगा का मैदानी इलाका आता है जो बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। काशी सहिष्णु के अलावा संस्थान ने 2 और किस्में विकसित की हैं, जिनमें एक काशी उत्कर्ष है। ये पित्तशिरा मोजाइक और लीफ कर्ल दोनों के लिए प्रतिरोधी है। यही वजह है कि इसमें दवाओं का 1-2 स्प्रे ही काफी होता है। इसमें भी फलों का रंग गहरा हरा होता है और इसे तोड़ना भी आसान है। जोन 6 के लिए संस्थान ने एक अलग प्रजाति विकसित की है। 2024 में जो तीसरा वैरायटीज अपने संस्थान से अधुसूचित हुआ है भिंडी में, वो है काशी पराक्रम। काशी पराक्रम हम लोग जोन 6 के लिए इसको आइडेंटिफाई कराया गया था और इसमें आपका पित्तशिरा मोजाइक और गुरछा बीमारी दोनों के लिए प्रतिरोधक क्षमता है। इस वैरायटीज में आपका ग्रीन कलर का फल होता है जिसका मार्केट में गुणवत्ता भी अच्छा है, इससे तोड़ने में भी ये आसान है और इसमें आपका जो बीमारी कम लगते हैं, इसलिए आपको जो स्प्रे करने का ज़रूरत होता है वो कम स्प्रे से भी एक क्रॉप चल सकता है। अगर भिंडी के किसी खेत में बुआई के बाद 90 से 110 दिनों तक कोई विषाणु जनित बीमारी नहीं लगती तो उस किस्म को बेहतर माना जाएगा। इसके बाद अगर बीमारी लग भी जाती है तो वो किसान को आर्थिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भिंडी की फसल खरीफ और जायद दोनों मौसम में ली जा सकती है। जायद के लिए इसकी बुआई मध्य मार्च से मध्य मई तक और खरीफ के लिए मध्य जून से अगस्त तक की जा सकती है। आइए देखते हैं रिपोर्ट और जानते हैं भिंडी की खेती के बारे में। भिंडी गर्म मौसम की फसल है। इसकी अच्छी उपज के लिए लंबे समय तक गर्म और नमी वाले मौसम की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि अधिक तापमान वाली जगह पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। अधिक तापमान के दौरान अगर हवा और मिट्टी में ज्यादा नमी हो तो भिंडी की वानस्पतिक बढ़वार अधिक होती है। यही वजह है कि उत्तर भारत में आप इसे सर्दियों में नहीं उगा सकते। दक्षिण भारत में चूंकि अधिक सर्दी नहीं पड़ती, इसलिए वहां आप इसकी फसल साल भर ले सकते हैं। भिंडी के पौधे किसी भी प्रकार की मिट्टी में पनप जाते हैं, लेकिन हल्की बलुई से दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच 6 से 6.8 के बीच होना चाहिए। 3-4 बार जुताई करके खेत को तैयार कर लें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, जबकि बाकी 2-3 जुताइयां देसी हल से करें।
जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। ये भी ध्यान रखें कि खेत में जल निकास का पूरा प्रबंध हो। किसान भाइयों, अगर जो भी मतलब कि भिंडी की फसल लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले अपने खेत की तैयारी करें। इसके लिए क्या किसान भाइयों को चाहिए कि ग्रीष्म ऋतु में गहरी मिट्टी की जुताई करें और खरपतवार को नष्ट कर ले, जिससे उसमें जो भी खरपतवार हो या इंसेक्ट हो वो नष्ट हो जाए। उसके बाद में खेत की तैयारी करने के बाद किसान भाइयों को चाहिए कि वो अच्छे बीजों को चुनाव, क्योंकि अच्छे फसल लेने के लिए किसान भाइयों को ज़रूरी होता है कि जब तक वो अच्छे बीजों का चयन नहीं कर पाएंगे तो वो उनको उतना मुनाफा नहीं मिलेगा। अच्छे बीजों के लिए मतलब किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी हमारी सरकारी संस्थान है, जैसे अगर सब्जी की बात करें तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है, जहाँ से बहुत सारी भिंडी की प्रजातियां निकलती। अगर किसान भाई चाहें तो अपने ज़िले में जिला कृषि ऑफिस होता है, वहाँ से भी वो अपना भिंडी की प्रजातियों को ले सकते हैं। प्रजातियों को लेने के बाद किसान भाई उसको मतलब कि खेत की तैयारी करने के बाद में 12 सेंटीमीटर के अंतराल पर उसको खेत में डालने के बाद में उसको अगर नमी ना हो तो पानी दे दें। उसके बाद किसान भाई उसकी देख रेख करते रहें और जो भी खरपतवार हो टाइमली उसको निकालते रहें। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 18 से 22 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की जरूरत होगी, जबकि बरसाती बुआई के लिए 8 से 10 किलो। गर्मियों में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बरसात में 60 सेंटीमीटर रखें। इसके अलावा गोबर की खाद 44 किलो नाइट्रोजन, 22 किलो फास्फोरस और 22 किलो पोटाश भी लगेगा। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे देनी है, जबकि नाइट्रोजन की आधी खुराक बुआई के 1 महीने बाद और आधी 2 महीने बाद दी जाएगी। जब पौधे 2 या 3 पत्ते आ जाते हैं भिंडी की क्राम में, तो होता क्या है कि जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं उनका प्रकोप आने लगता है। किसान भाई इस समय पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पौधे के वृद्धि विकास के लिए क्या होता है कि उनको पत्ती से ही भोजन बनाते हैं। इस समय अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो वो उस प्रकोप को कम कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि किसान भाई हमारे जो भी नीमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, नीम के पत्ते को ले लें, उसके बाद में नीम के फली को ले लें और गोमूत्र और गोबर को मिलाकर पेस्ट बनाकर छिड़काव करेंगे। इससे क्या होता है कि किसान भाई को जो शुरुआती प्रकोप होता है कि कीटों का और मेनली जो हमारे तने और फल छेदक इल्लियाँ होती हैं उस टाइम की, तो उनसे निजात मिल सकती है। फिर उसके बाद में जब वो पौधे बड़े होने लगते हैं तो उसमें एक समस्या आती है कि वो जो हमारी इल्लियाँ होती हैं वो उसके तने को मेनली डैमेज करती हैं। ऊपरे वाले टहनियों को डैमेज करने के बाद में तने क्या होते हैं, मुड़कर गिर जाते हैं। उससे क्या होता है, पौधा अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है और किसान का क्या होता है, उपज घट जाता है। दूसरे होते हैं, एक सफ़ेद मक्खी होती है, एक हरा फुदका होता है जो पत्तियों का रस छोड़कर पत्तियों को कप टाइप का कर देता है। इससे क्या होती है, पौधे कमज़ोर हो जाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे उपज में कमी आती है। अंकुरण के लिए अच्छी नमी की जरूरत होगी, इसलिए अगर नमी पर्याप्त नहीं है तो बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतर पर करें। बरसात में 8-10 दिनों पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। तो ये थी भिंडी की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम कृषि विशेष के बारे में आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है कृषि विशेष। कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।